नारायणपुर नाम के छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, सुमित्रा। उसके दो बेटे थे, मनोहर और रवि। दोनों ही शहर में काम करते थे। सुमित्रा की दो बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सोनाली और छोटी बहू आरती। एक दिन सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। सोनाली पास में बैठी आटा गूंद रही थी। अरे सुनीता, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का तो स्वाद ही कुछ और है। अम्मा, आप भी बस यूं ही मेरी तारीफ करती है। तभी आरती गांव के तालाब से पानी भरकर आती हैं। अरे महारानी आ गई, कहाँ घूम रही थी अब तक? अम्मा, मैं तो तालाब से पानी लाने गई थी। आज पानी कुछ गंदा था, पर मैं ले आई। रख दे, और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब न हो जाए। जी अम्मा। आरती चुपचाप मटका रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में आरती चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती हैं, जैसे सोनाली दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना है कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? शाम का समय। सुमित्रा और सुनीता आंगन में साथ बैठकर चाय पी रही थी। आरती रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। सोनाली, तेरे मायके से कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी आरती बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, अम्मा, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा, पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहां जाने का। आरती चुप हो जाती है। रात का समय। आरती अपनी खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ से ही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, मगर कब तक? सुबह का समय। आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू सोनाली दूध दूहकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और दूध का बर्तन गिर जाता है और दूध फैल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम आरती पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान लेगी। सोनाली आंगन में आती है। आरती वहीं कपड़े धो रही थी। अरे आरती, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा उस कमरे में रखी टोकरियां तो ले आ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। आरती अनजान सी होकर रसोई की तरफ चल देती है। जैसे ही आरती रसोई में दाखिल होती है, सोनाली दौड़कर कमरे में जाती है और अम्मा को बुलाती है। अम्मा अम्मा जल्दी चलो, देखो आरती ने क्या कर दिया। दोनों तेजी से रसोई में पहुंचते हैं। आरती टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है आरती, इतना सारा दूध गिरा दिया? अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा भी करेगी तो? नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये दूध पहले से गिरा हुआ था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा। ये बर्तन को टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला। तूने गलती की है और अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी, और हाँ, आज जंगल से लकड़ी भी तू ही लाएगी। जी, मैं कर लूंगी। वो चुपचाप रसोई से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बेबसी थी।
वो आंगन में आकर कपड़े धोने लगती है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। ये दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती? इस प्रकार सुबह से आरती बिना रुके काम कर रही थी। घर बहारना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ उसके हिस्से में आ गया था। बर्तन मांजने के बाद वो रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। वो चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर लकड़ी लेने निकल पड़ती है। आरती के जाते ही आंगन में सुमित्रा और सोनाली साथ बैठ जाती हैं। दोनों धीमे स्वर में बातें कर रही थी। अम्मा, एक बात कहूं, अगर ये आरती ऐसे ही जिंदा रही तो हमेशा हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है सोनाली? देखो अम्मा, अभी ये अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही है तू सोनाली, अगर ये मर जाएगी तो मैं शंकर की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वो भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ अम्मा, आज ही मौका है। जंगल के पास जो गहरी खाई है ना, अगर वहाँ धक्का लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोनाली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे मन मुताबिक होगा। वहीं दूसरी ओर आरती खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश अम्मा और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय, आरती जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वो कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रही थी। कई घंटे बीत गए थे। आरती ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। इसके बाद आरती गट्ठर को एक पेड़ के नीचे रखती है, फिर झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है, अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। वो पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे, तू भी भूखा है क्या? आरती अपने हाथ से थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी कुतरने लगता है। खा ले, शायद तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सिर पर एक पुराना टोकरा रखा था जिसमें कुछ कपड़े रखे थे। बूढ़ा आदमी आरती को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका जी, मैं बस कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। पर ये तेरे हाथों में छाले और आंखों के आंसू, ये बता तू किस मुसीबत में है? आरती उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। बाबा, मेरा नाम आरती है। मैं नारायणपुर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाते नहीं। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। आरती टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही ज्यादा कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा भी समय जरूर आएगा। अनीता बूढ़े की थकी आंखें और दुबला पतला शरीर देखती है। बाबा, अब भूखे लग रहे हैं, मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा, मैं कई रोटी खा चुकी हूँ और शायद ही आपके लिए ही बच गई थी। कृपया आप इन्हें खा लीजिए। फिर काफी मान मनोवल के बाद बूढ़ा रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद गंभीर स्वर में बोलता है, बेटी याद रखना, अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करना। हमारे पूर्वज बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। बाबा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ये वही सच्चाई है बेटी, जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करे। आरती जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है।
बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। शाम का समय, दिन भर की थकान के बावजूद आरती ने पूरे घर के लिए खाना तैयार किया। रोटियों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। अम्मा, खाना तैयार है, सब आकर खा लीजिए। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आरती भी बचा हुआ खाना खाती है और सारा काम निपटाकर सोने चली जाती है। रात का गहरा सन्नाटा, तीनों आराम से सो रही थीं। तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगती हैं और कहीं से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। माँ जी, ये कैसी आवाज है? लगता है ये आवाज आंगन के उस कोने वाले कमरे से आ रही है। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। माँ जी, आरती को भेजो देखने के लिए, शायद कोई जानवर घुस आया हो। उधर आरती भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आती है। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। आरती, जा उस कमरे के पास, देखा आखिर हो क्या रहा है वहाँ। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो जा अपने मायके चली जा, और तभी आना जब डर खत्म हो जाए। आखिर में आरती मजबूर होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। वो उस कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था। हवा के झोंके से उसकी छर छर की आवाज आ रही थी। वो अंदर झांकती है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। माँ, वहाँ कोई नहीं है। शायद हवा से दरवाजा हिल रहा था। इतना बोलकर वो सोने चली जाती हैं। आज तो बच गई, पर कल देखती हूँ। बुढ़िया और सोनाली एक दूसरे को हल्की नजर से देखती हैं, जैसे कोई और योजना उनके मन में हो। सुबह का समय, आंगन में धूप फैल रही थी। आरती कुएं से पानी लाकर कपड़े धो रही थी। दिन नया था, लेकिन आरती की दिनचर्या वही, बिना रुके काम करना, वो भी बिना किसी शिकायत के। इतने में गांव की काकी, सफेद बालों वाली और दयालु स्वभाव की वहां आती है। अरे सुमित्रा, तेरे यहाँ का अचार बड़ा मशहूर है, जरा सा मुझे भी दे, मैं भी तो चख कर देखूं। हाँ कलावती, तू बैठ, मैं अभी अंदर से लाती हूँ। सुमित्रा अंदर जाती है। तभी काकी अनीता के पास आकर धीरे से बोलती है। बेटी, तू कैसे ये सब सह लेती है? तेरी सास और बड़ी बहू ने तो तेरा जीना हराम कर रखा है। आखिर क्यों सह रही है तू ये सब? काकी, किससे कहूँ? पति हैं, वो 6 महीने में चक्कर लगाते हैं। मेरे माता पिता तो वो काफी गरीब हैं। अगर मैं ये सब कह दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा और वो चिंता में मर जाएंगे। पर बेटी, चुप रहना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई तो होना चाहिए जो तेरा पक्ष ले। मेरे लिए बस भगवान है काकी, और कोई नहीं है मेरा। इतने में सुमित्रा अचार लेकर बाहर आती है। काकी बात खत्म कर पीछे हट जाती है। ले कलावती, ये ले जा, और हाँ, और भी चाहिए होगा तो जरूर आना। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी उधर कुछ काम है। सुमित्रा भी बुढ़िया के साथ गांव की ओर निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा एक टोकरा लेकर घर आती हैं। सोनाली बाहर ही इंतजार कर रही थी। अम्मा, ये क्या है आपके हाथ में? अंदर चल, सब बताती हूँ। सोनाली, पहले बता, आरती कहाँ है? वो तो बाजार सब्जी लेने गई है, लेकिन आप बताओ तो कि उस टोकरी में क्या है? सुमित्रा टोकरी का ढक्कन जैसे ही हटाती हैं, सोनाली के होश उड़ जाते हैं। अम्मा, सांप? आप ये क्यों लेकर आई हैं? इतना शोर क्यों कर रही है? सोनाली, तू भी ना भूल गई क्या हमारा मकसद? अच्छा, मैं सब समझ गई अम्मा, लेकिन ये काम होगा कैसे? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, आज रात ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। रात का समय था।
पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया था। आंगन में दिया टिमटिमा रहा था। आरती अपने कमरे में खाट पर लेटी थी। दिन भर की थकान से शरीर टूट रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। पता नहीं कब ये जीवन बदलेगा। भगवान, बस इतनी शक्ति देना कि मैं गलत ना बनूं। उधर रसोई के कोने में सुमित्रा और सोनाली धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। टोकरा उनके बीच रखा था। भीतर एक जहरीला काला सांप कुंडली मारे पड़ा था। अम्मा, कहीं ये सांप हम पर ही न चढ़ाए। चुप कर, डरपोक मत बन। आज अगर ये काम हो गया तो हमेशा की मुसीबत खत्म। पर अम्मा, अगर किसी ने देख लिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात गहरी है और घर पर हम दोनों के सिवा है ही कौन। आरती का कमरा सबसे अलग है। बस टोकरा खोलकर अंदर रख देंगे। तू यहीं खड़ी रह, मैं अंदर रखती हूँ। दोनों दबे पांव आरती के कमरे की ओर बढ़ती हैं। सुमित्रा आरती के मौत की साजिश रच रही थी, लेकिन उसकी ये साजिश उस पर ही भारी पड़ेगी ये उसे भी नहीं मालूम था। अचानक सुमित्रा का पैर फिसलता है और वो मुंह के बल गिर जाती हैं। उसके हाथ का टोकरा भी नीचे गिर जाता है और सांप बाहर निकल जाता है। अरे रे रे! सांप अचानक उछलता है और सीधा सुमित्रा की तरफ मुड़ जाता है। अम्मा, सांप! सांप तेजी से सुमित्रा के पैर की ओर लपकता है और डस लेता है। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ती है। सोनाली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? सोनाली एक पल भी नहीं रुकती और चीखती हुई घर से बाहर भाग जाती है। मैं कुछ नहीं जानती। आरती अपने कमरे से चीख सुनकर बाहर दौड़ती है। अम्मा, अम्मा, ये क्या हो गया? वो देखती है कि सुमित्रा जमीन पर पड़ी तड़प रही है। पैर नीला पड़ने लगा है। आरती, मुझे बचा ले। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो एक पल भी नहीं रुकती। अम्मा, घबराइए मत, मैं कुछ करती हूँ। उसी पल उसे जंगल में मिले बूढ़े बाबा की बात याद आती है। आरती आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़ लेती है। हे भगवान, हे मेरे पूर्वजों, अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरी अम्मा की जान बचा लो। तभी आंगन में अचानक हल्की सी रोशनी फैलती है। हवा तेज चलने लगती है। सामने वही जंगल वाला बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में वही पुराना टोकरा और जड़ी बूटियां थीं। बाबा, आप यहाँ? डरो मत बेटी, समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जहां सच्चाई पुकारती है वहां मुझे आना ही पड़ता है। बूढ़ा आदमी सुमित्रा के पास बैठता है और जड़ी बूटियां घाव पर लगाता है और मंत्र बुदबुदाने लगता है। कुछ ही देर में सुमित्रा की सांसें सामान्य होने लगती हैं। वो उठकर बैठती है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। वो आरती से कमजोर स्वर में बोलती है। आरती, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए और आज तूने ही मुझे नई जिंदगी दी। मैं जिसे सोना समझती थी वो तो कोयला निकली और मुझे तड़पता हुआ छोड़कर भाग गई, और जिसे मैं कोयला समझती थी वो तो हीरा निकली। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी बंधी थी। अम्मा, मैं तो बस आपकी बेटी बनना चाहती थी और बेटियों से माफी नहीं मांगी जाती। देखा बेटी, सच्चाई और करुणा कभी हारती नहीं। सुबह होते होते गांव में खबर फैल जाती है। सोनाली डर के मारे वापस नहीं आती। कुछ दिन बाद दोनों भाई भी गांव पहुंचते हैं। सुमित्रा सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। मेरी आंखों पर लालच और घमंड की पट्टी बंधी थी। आरती ने मेरी जान बचाकर मुझे इंसान बना दिया। आंगन में धूप फैल जाती है, जैसे अंधेरे के बाद सचमुच उजाला आ गया हो। कहानी का संदेश: जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वही उसमें गिरते हैं, और जो सच्चे दिल से सहनशील रहते हैं, भगवान खुद उनकी रक्षा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हाजीपुर नाम के गांव में ढिल्लू नाम का एक लड़का रहता था।
उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल ढीला और कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। ढिल्लू के पिता रामचरण जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया लेकिन सब बेकार। अरे नालायक उठ, जब देखो सोता रहता है। अरे पिताजी, मैं सो नहीं रहा, बस ऐसे ही लेटा था। बेटा, जीवन आराम करना के लिए नहीं है, मेहनत करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो, मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जीऊंगा। उन्होंने ढिल्लू को कई बार समझाया, लेकिन ढिल्लू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रामचरण की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। अरे भाई रामचरण, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रमेश, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे कब तक चलेगा? देखो रामचरण, मेरी मानो तो अब इसका इलाज एक ही है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। शायद तुम सही कह रहे हो, यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूं। तुम्हारे नजर में भी कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ ही दिनों में रामचरण जी ने ममता नाम की लड़की से ढिल्लू की शादी कर दी। ममता बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। ममता जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि ढिल्लू का आलस्य दूर हो जाएगा और अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी ढिल्लू की आदत नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। सुनो जी। क्या है? मुझे सोने दो। आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अपने पति की इन हरकतों से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन ममता ने अपने ससुर रामचरण जी के सामने अपनी परेशानी रखी। पिताजी, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ पिताजी। आपने अपने इस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? पिताजी, क्या आपको पता नहीं है कि वो कुछ करता धरता नहीं है? सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, मैं भी तो उसकी इन हरकतों से परेशान हूं। अब तुम ही बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो कुछ काम करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब वो तुम्हारा पति है, तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझाकर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद रामचरण जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद ढिल्लू को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन ढिल्लू खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूं, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई बड़ा करना है। बड़ा काम और तुम करोगे? छोटे मोटे काम तो तुमसे होते नहीं, तो भला बड़ा काम क्या होगा तुमसे? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, देखना एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो, तुम तो रोज बस बच्चों की तरह बहाने बनाते हो।
तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। ममता की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है सोहन भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। ढिल्लू, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की कोशिश तक नहीं की। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। ममता ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो ढिल्लू, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? कभी खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचो। देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। ढिल्लू की ये बेपरवाह बात सुनकर सोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। सोहन के ताने सुनकर ढिल्लू अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझे देखते ही पैसों की मांग करेंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया ढिल्लू, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। तूने तो अपने पिताजी की भी कभी कदर नहीं की। बेचारे इतने अच्छे और सच्चे इंसान थे, जो बस तेरी इस कामचोरी की चिंता में चल बसे। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर ढिल्लू समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया के साथी ढिल्लू को मारने ही वाले थे कि अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। ममता, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं। लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ममता सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह ढिल्लू एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है।
मुखिया जी, मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं, जिसमें से एक मैं आपको देने आया हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। मुझे तेरी ये बात पसंद आई। तू ये बैल यहीं छोड़ दे। मुखिया को बैल देने के बाद ढिल्लू खुश होकर घर आकर ममता को सारी बात बताता है। ममता, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? ममता, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ, मुखिया जी नहीं तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। ढिल्लू शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। ढिल्लू जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। मैंने अपनी जिंदगी का क्या बना लिया? न पिता की बात मानी, न पत्नी की। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन हिम्मत और जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। ढिल्लू हैरान होकर उसके पास गया। अरे भाई, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ, तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन जब पिताजी का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वही तो मेरे सब कुछ हैं। ये सुनकर ढिल्लू चौंक गया। लड़के की बातें सुनकर ढिल्लू के दिल में कुछ टूट सा गया। लड़का बोला, भैया, आप चाहें तो हमारे घर चलिए, पिताजी से मिलकर अच्छा लगेगा। ढिल्लू उसके साथ उसके छोटे से घर गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। लड़का तुरंत उनके पास गया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनका हाल पूछा। ये सब देखकर ढिल्लू की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा, एक मैं था जिसने अपने पिता की कभी कद्र नहीं की, और एक ये छोटा सा बच्चा है जो अपने बीमार पिता के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अपने पिता रामचरण जी की बातें याद आने लगी, उनकी मेहनत, उनका प्यार और अपनी नालायकी। ढिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने ठान लिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। अब मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मेहनत करूंगा और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह ढिल्लू सीधे मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे मेरा बैल दे दीजिए ताकि मैं खेत में काम कर सकूं। उसकी सच्चाई देखकर मुखिया भी नरम पड़ गया और उसे एक मौका दे दिया। इसके बाद ढिल्लू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो खेतों में काम करता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और अपना बैल भी वापस ले आया। अब ढिल्लू पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वो एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन चुका था। ममता भी अब खुश थी और उसे अपने पति पर गर्व होने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं।
एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है, न घर का काम ढंग से करती है न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे 4 बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है, कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ, 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है, कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है, उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा।
अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थीं, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटी, अब माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।